नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ये रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व बस्तर सांसद दीपक बैज ने जिला कार्यालय बस्तर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने आगामी चुनाव के बारे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल के शासनकाल में आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर करती थी। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण के मामले में कहा कि धर्मांतरण सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व बस्तर सांसद दीपक बैज ने जिला कार्यालय बस्तर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने आगामी चुनाव के बारे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल के शासनकाल में आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर करती आ रही है। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण के मामले पर कहा कि धर्मांतरण सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर दावेदारों की दावेदारी पर बम्पर आवेदन आने पर दीपक बैज ने कहा कि दावेदारी करने का हक सभी को है, पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और आला कमान के निर्णय के अनुसार किसी एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि बस्तर में शांति लौट आए। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझकर बस्तर को जला रही थी। फर्जी एनकाउंटर, आदिवासी घर जलाना, आदिवासी महिलाओं को जंगलों में जाने से बलात्कार करना, फिर दारू के केस में नक्सली केस डालना। तो इस तरह से जानबूझकर 15 साल जला रही थी। हमारी सरकार आने के बाद बस्तर में शांति की और बस्तर शांति की ओर लौट रही है। और ये नहीं चाहते कि बस्तर शांति की ओर लौटे। आपस में एक दूसरे को लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि धर्म पे हमला करो, व्यक्तिगत हमला करो। मैंने उसी चीज को कहा, एक साइड आप टिकट देते हो लुंडरा में, उधर आप प्यार कर रहे हो सरगुजा में। बस्तर में नफरत की राजनीति नहीं चलेगा। बस्तर में हिंसा के रास्ते देखिए, भारतीय जनता पार्टी बस्तर में आदिवासी से आदिवासी को लड़ा के, धर्म से धर्म को लड़ाकर हिंसा के रास्ते पे सत्ता हासिल करना चाहती है, धर्मांतरण के रास्ते सत्ता हासिल करना चाहती है। ये उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा। बस्तर शांति का टापू है, शांति रहेगा। बस्तर में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहतर काम किया है। बस्तर की जनता जानती है और हम लोग बस्तर ही नहीं पूरी छत्तीसगढ़ में फिर से हम सरकार बनाएंगे। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आदिवासियों। बिजली वितरण कंपनी के फैसले से अब अंग्रेजी की जगह उपभोक्ताओं को मिलने वाला है हिंदी में बिल। जी हां दर्शकों, अंग्रेजी समझ नहीं पाने वाले लोगों का इसमें फायदा होगा। वो चीजों को बेहतर तरह से समझ पाएंगे कि कंपनी किस चीज का कितना रुपए वसूल रही है। बिलासपुर जिले के 3 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को इस महीने अंग्रेजी की जगह हिंदी में बिल मिलेंगे। हालांकि प्रिंटिंग में कुछ दिक्कतों के कारण बिल मिलने पर देरी हो सकती है, लेकिन सरचार्ज नहीं लगेगा। आपको बता दें कि बिजली वितरण कंपनी पहले उपभोक्ताओं को हिंदी में ही बिल देती थी, लेकिन सॉफ्ट बिल्डिंग के नियमों के बाद मीटर रीडर उन्हें मौके पर अंग्रेजी में छपा बिल देने लगे थे। इस कारण उपभोक्ताओं को कई तरह के कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही थी। वे लगातार शिकायतें लेकर बिजली अधिकारियों के पास पहुंचते थे। इन शिकायतों के मद्देनजर कंपनी ने फिर से हिंदी में बिल देने का निर्णय लिया है। हिंदी में बिल भेजने से ये स्पष्ट होगा कि कंपनी किस बात का कितना चार्ज वसूल रही है। नए बिजली बिल में उपभोक्ताओं के नाम से लेकर सारी बातें हिंदी में स्पष्ट होंगी। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक हुई। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि पहली बैठक में सुझाव आए हैं, इस पर अगली बैठक पर विचार किया जाएगा। 25 अगस्त को राजीव भवन में घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक हुई, जिस पर समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने कहा कि समिति के सभी सदस्यों ने अपना अपना विचार समिति में रखा है, जिस पर विचार किया जाएगा। बता दें कि 26 अगस्त को फिर से समिति बैठक होगी, जिस पर कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी। 25 अगस्त को आए सुझावों पर 26 अगस्त को कुमारी शैलजा की मौजूदगी में विचार किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने कहा कि सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं। ईमेल पर 500 से अधिक सुझाव आए हैं। जरूरत पड़ने पर जिले और संभाग में जाकर सुझाव आम लोगों से भी लिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी विकास मंच ने वन अधिनियम 80 और 2006 में किए गए संशोधन पर अपना कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया है। आदिवासी वर्ष 2022 को लाए गए नए अधिनियम पर विश्वास नहीं जता रहे हैं और इसका व्यापक विरोध भी 4 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के बाद से छत्तीसगढ़ में नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी विकास मंच ने वन अधिनियम 80 और 2006 में किए गए संशोधन पर अपना कड़ा विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आदिवासी वर्ग 2022 को लाए गए नए अधिनियम पर विश्वास नहीं जता रहे हैं और इसका व्यापक विरोध भी 4 अगस्त से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के बाद छत्तीसगढ़ में नजर आने लगा है। आपको बता दें कि सरकार ने वन अधिनियम में संशोधन करके समस्त व्यक्तिगत जमीन पर खड़े पेड़ों या वृक्षारोपण को वन अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है। कोर्ट ने कहा था कि देखने में जंगल जैसे लगे वह भी जंगल है, चाहे वह व्यक्तिगत जमीन पर हो या सार्वजनिक जमीन पर। वन संरक्षण अधिनियम इस पर लागू होता है। केंद्र सरकार ने इसे बदल दिया है। इसे लेकर आदिवासी मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि इससे बड़े जमींदार जैसे लोग जो हजारों एकड़ जमीन पर बैठे हैं उन्हें लाभ होगा और वह बड़े पैमाने पर जंगल काट सकेंगे। साथ ही बस्तर में जैसे मलिक मकबूजा कांड 1990 के समय हुआ था वैसे ही हजारों कांड होंगे। प्राकृतिक जंगल भी नहीं बच पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 2 में बदलकर जंगल को किसी भी प्राइवेट व्यक्ति, कंपनी या फिर संस्थाओं को लीज पर देने का रास्ता खोल दिया है। ये देश के आदिवासियों के साथ गद्दारी है जो आदिकाल से जंगल को सुरक्षित करते आ रहे हैं। साथ ही है वन अधिकारियों की सामान्यता अधिनियम के तहत मान्य सामुदायिक वन संसाधन अधिनियम के विरुद्ध है, जिसके तहत जंगली गांव के प्रबंधन में है। गांव के जंगल को केंद्र सरकार प्राइवेट व्यक्ति, कंपनी या संस्थाओं को देखकर देश के 12 करोड़ आदिवासियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के साथ अन्याय कर रही है। पूरा आदिवासी समाज इस अधिनियम से उद्वेलित है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। नेशनल ग्रीन क्रिमिनल और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी हम खटखटाएंगे, क्योंकि जल, जंगल, जमीन जो आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है, उसमें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस के समर्थन पर उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम में भी इस विषय को लेकर हम बात करेंगे और निश्चित तौर पर आदिवासियों के हित में काम करने वाली कांग्रेस आदिवासियों का साथ देगी। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर की रेड को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां मीडिया से एक चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में पिछले 3.5 साल से चल रही कार्रवाई पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर की रेड को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में पिछले 3.5 साल से चल रही कार्रवाई पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के खदानों में उनके मित्रों की नजर है, लेकिन बीच में कांग्रेस सरकार खड़ी है, इसलिए ईडी आईटी की रेड पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 सालों से अब तक 200 से ज्यादा कार्रवाइयां हो चुकी हैं। इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। छत्तीसगढ़ की सरकार को बदनाम करने के लिए ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी और आईटी के अधिकारी घर पहुंचते ही सारी चीजें सीज कर देते हैं। घर में चाहे बुजुर्ग माँ बाप हो या फिर कोई बीमार हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। केवल परेशान करने के उद्देश्य से कार्रवाइयां की जा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि 5 से 6 दिनों तक घर वालों को बंधक बनाकर रखा जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है। आदरणीय पुनिया जी और सभी मेरे पत्रकार साथियों, सभी को नमस्कार। आवाज कम आ रही है? आपसे जी, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ भाई, बहुत लोग दबाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और आईटी ने रेड डाला। जितने भी जिसे
शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया। और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, चुनाव नज़दीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। सॉरी। उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। इसमें ये भी कहा गया कि नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है, ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टिलर है वही तो करेगा, उसी फैक्ट्री में तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके घर में ज्वेलरी भी पाए, नगद रुपये भी पाए, किसी को जब्त नहीं किया गया। और कहा गया कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई। जबकि इस दौरान 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की, वो 3900 करोड़ की थी, अब बढ़ के 6500 करोड़ हो गया। और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ। और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास, वो भी पैतृक संपत्ति, और 2018 से पहले अर्जित की गई आय, उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। दूसरी बात, कोल स्कीम का आरोप लगाया 500 करोड़ का। एफआईआर दर्ज हुआ कर्नाटक में, फिर दर्ज हो गया भोपाल में, अभी नोएडा में भी हुआ। और उसके बाद 4 बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं और सब मिला के अचल संपत्ति सब मिला के अभी तक 150 करोड़ पहुंचा है। आरोप 500 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 150 करोड़, वो बता नहीं पा रहे हैं। तीसरी बात उसमें महत्वपूर्ण, अभी लगातार जो कोशिश की जा रही है कि धान में भी, पैडी में भी स्कैम हुआ। सारे राइस मिल में छापा डाले गए आईटी के द्वारा। अब ईडी सीरीज घुसेगी। तकलीफ उनको ये है कि किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो मिलिंग कैसे हो गया। अभी तक होता यह था कि धान बाहर में पड़े रहते थे, जैसे मध्य प्रदेश की खबरें आती है कि गेहूं बाहर में पड़ा हुआ है और सड़ गया। छत्तीसगढ़ में खबरें आती थी कि धान खुले में पड़ा हुआ है, भीग गया, सूख गया और सड़ गया। वो सारे नुकसान हमने बचाए, उनको हो गई परेशानी, अब उसमें घुसे हुए। अभी डीएमएफ में भी मज़ेदार बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा बिना कोई ईसीआईआर के वो माइनिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि कितना काम हुआ वो हमको बताएं। उसी प्रकार से एक सवाल रजिस्ट्रार को भी किया जाता है कि कितने जमीन की रजिस्ट्री इन 3-4 सालों में, जब से हमारी सरकार बनी है 18-19 के बाद, कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसका मतलब है वो सारे रजिस्ट्री लाएंगे और सबको अभी कम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि ये घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो
संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं, डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो, सबको पकड़ते हैं। 5-6 दिन तक के घर में बंधक बना कर रखते हैं। चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, बीमार हो, उनसे कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे। तो सवाल तो इनके पास होते नहीं, और जब तक के ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक खाली नहीं करते। फिर वो राजनीतिक सवाल करना शुरू करते हैं, तुम्हारी क्या भूमिका है, तुम किस पार्टी से हो, तुम कितने सीट जीतने वाले हो। इससे और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। नमस्कार।